हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज़ द बेस्ट चैप्टर। तो आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉबेनियर्स ट्राइड्स के बारे में। ये एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने अपने ट्राइड्स का एक फॉर्मूला, एक मेथड, एक वे निकाला कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों वो सिमिलर हों, जिससे कि एलिमेंट्स को आगे उन्हें सर्च करने में इतनी प्रॉब्लम ना आए। तो एक्चुअली इस जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना था एक पीरियोडिक टेबल के में, तो हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बहुत अच्छी कोशिशें की हैं इसमें। तो आइए हम जानते हैं कि डॉबेनियर ने क्या किया था। तो इन्होंने अपना एक तरीका अपनाया ट्राइड्स का। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो बच्चों, कई सारे जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से, एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए, उनके बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसको? एटॉमिक मासेस को। तो ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्राइड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 3-3 के ग्रुप बना के एलिमेंट्स का ट्राइड्स तैयार किया उन्होंने, किसने? डॉबेनियर ने, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने ऑब्टेन किया उस चीज़ को कि उन्हें वो 3-3 एलिमेंट्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी, तो उनको इस तरीके से अरेंज किया। तो बच्चों, अब सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड्स इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो बच्चों, ये लाइन बहुत समझने वाली है इनकी कि ये दो इन्होंने जो तरीके बताए बहुत सुपर तरीके थे इनके। दूसरा ये था कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, कहने का मतलब हमें क्या करना था? पहले और लास्ट वाले का हमें क्या करना था? अर्थमेटिक मीन निकालना था। अगर वो इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है? इन दोनों को निकाल के अगर एक के इक्वल आ जाता है, यानी अदर 2 एलिमेंट्स का अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और वो तीसरे से मैच कर जाता है, तो वो इसका मतलब उनके ट्राइड्स में आना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटेशियम का 39 है। अब इसका जब हम मीन निकालेंगे बच्चों, तो मीन क्या होता है? 2 एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका मीन निकलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों को ऐड किया, 46 आया, 46 को 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 23। तो देखा किस तरीके से? तो वही वो लाइन कह रहा है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी 2 एलिमेंट्स, जो मिडिल वाला जैसे सोडियम है, तो इसके इन दोनों का अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो वो एक ट्राइड्स बन जाता था। तो इस तरीके से डॉबेनियर ने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करना शुरू किया। तो उन्होंने, अब जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि आपका द एल्कलाई मेटल ग्रुप। अच्छा हाँ, अब इन्होंने क्या किया कि उनको अलग अलग ग्रुप में जो बांटा, तो उन्होंने अलग अलग तरीके, जैसे एल्कलाई मेटल लिया, फिर हैलोजन ग्रुप लिया, तो इस तरीके से तो द एल्कलाई मेटल ग्रुप लिया उन्होंने। अब ये आपने एल्कलाई मेटल ग्रुप, आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एल्कलाई ग्रुप के होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि द एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ ट्राइड। तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट लिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? ट्राइड से सिमिलर होनी चाहिए। तो उन्होंने पहली बात कही क्या कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। दूसरी बात क्या है कि ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज एंड हाइड्रोजन गैस।
जी जितने भी सारे आपके ये मेटल हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, अल्कलाई का फॉर्म लेते हैं, अल्कलाई का रूप लेते हैं और क्या देते हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका ऑल ऑफ देम हैव अ बैलेंसी ऑफ 1। इन सबकी बच्चों बैलेंसी कितनी है, 1 है। तो जब हम एटॉमिक क्या नाम है इसका, जब बैलेंसी निकालेंगे तो बैलेंसी निकालेंगे हम एटॉमिक नंबर से। ये दे रखा क्या आपको, एटॉमिक मास दे रखा है। तो जब हम एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है लिथियम का 3, तो 3 को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,1 होगा, और सोडियम का 11 2 8 1 होगा, और पोटेशियम का 19 2 8 8 और 1। तो इस तरीके से आपका देख रहे हो सभी की सभी बैलेंसी कितनी है, सभी की 1। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इनकी एग्जांपल्स के बारे में, और इनका पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से मीन निकालना है, किस तरीके से वैलेंसी निकालनी है, और ट्राइड्स डॉबेनियर ने किस तरीके से अपना ट्राइड को अरेंज किया। तो बच्चों सेकंड है आपका द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये डॉबेनियर के ही तीनों पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। इसमें भी क्या है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। द सेकेंड पॉइंट है द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर। इनमें से तीनों के तीनों जो मेटल्स हैं आपके, जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ऑक्साइड्स, वो आपके अल्कलाइन होते हैं नेचर में, इसीलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ बैलेंसी ऑफ 2। इन एलिमेंट्स की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 137। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे बच्चों तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकल के आएगा 88.5। तो ऑलमोस्ट हम इसको हम लिख सकते हैं 88। तो ये देखो स्ट्रोंशियम का भी 88 एटॉमिक मास है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये भी ठीक है। चलो फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हैलोजन ग्रुप की, क्योंकि इन्होंने 3 ट्राइड्स निकाले थे। अब ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल। हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ बैलेंसी ऑफ 1, ठीक है, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। एग्जाम्पल्स में क्लोरीन 35.5 इसका एटॉमिक मास, ब्रोमीन का आपका 80 और आयोडीन का आपका 127। जब इनको ऐड किया और इनका मीन निकाला तो 81.25 निकल के आया, जो कि 80 के बराबर नहीं बल्कि 80 से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 ट्राइड्स तक तो उनका ठीक चला, लेकिन आगे जाके उनका सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने बच्चों ये पाया कि 3 ट्राइड्स के बाद आगे उनके इस तरीके से एटॉमिक मास और उनका मीन निकाल के ये बीच वाले मीन के मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए डॉबेनियर का जो ट्राइड्स था जो ये अनसक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा कि इससे पहले वाले साइंटिस्ट को कि उनकी लिमिटेशंस आपकी मैच ही नहीं कर रही थी 3 ट्राइड्स के बाद, जिसको हमने डॉबेनियर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो अनसक्सेस हो गए, उसके बाद उन्हें ना तो एलिमेंट्स का मतलब कैसे अरेंज किया जाए 3 ट्राइड्स के बाद, उन्हें वो उनका फार्मूला वो तरीका वो फिट ही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्टेव का मतलब ही होता है 8।
तो फर्स्ट पॉइंट इनका, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास एटॉमिक मासेस। तो देखो डॉबेनियर ने भी कोशिश तो उन्होंने बिल्कुल सही की थी कि एटॉमिक मासेस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा था। तो इन्होंने भी वही काम किया कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा। सेकंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8 एलिमेंट्स आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इनकी बस सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो थी वो यही थी बच्चों कि इनकी जो 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो रिपीटिशन कर रही थी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। तो इसीलिए इनका जो ऑक्टेव था इसी के नाम पर ये फेमस हो गया। थर्ड पॉइंट था द रिपीटिशन ऑफ 8 नोट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो इनका रिपीटिशन था एलिमेंट्स का, तो एक नोट्स जो कि आपका म्यूज़िक में होता है, तो इसलिए ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक इनका मतलब नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने सारे गामा पा धा नी जो हमारा म्यूज़िक का जो साउंड्स और नोट्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो रिपीटिशन रखा उसी के हिसाब से रखा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट, न्यूलैंड्स कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस वे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई कर पाए एलिमेंट्स को केवल कहाँ तक, कैल्शियम तक। इस तरीके से उन्होंने कैल्शियम तक ही इस चीज़ को क्लासीफाई कर पाया। तो जैसे कि ये उनकी टेबल थी जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, ब्रोमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रूबीडियम, वेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, जिंक, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, इरेंडियम, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उन्होंने सर्च किए, डिस्कवर किए। और फिर उनकी लिमिटेशंस के बारे में हम जानते हैं कि उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक रहीं। तो फर्स्ट है, ही वॉज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। वो केवल कहाँ तक एप्लीकेबल कर पाए अपने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को, केवल और केवल कैल्शियम तक। तो ये बात बहुत आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है कि इनका जो क्लासिफिकेशन था ये यहाँ तक तो बिल्कुल जो अपने 8 नोट्स थे उन्होंने 8 के क्रम में बनाए, सारे गामा पाधा नी जो आपका म्यूजिक नोट्स होता है। तो उन्होंने देखा कि अगर वो एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन ये कहाँ तक हो पाया, कैल्शियम तक। सेकेंड पॉइंट है, ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट्स इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। इसका मतलब उन्होंने ये चीज़ मान ली कि केवल और केवल 56 एलिमेंट हैं नेचर में, और इसके बाद कोई भी फ्यूचर में नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, कोई भी एलिमेंट इसके बाद डिस्कवर होगा ही नहीं। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही मान लिया कि नेचर में बस 56 एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं। तो बस वो यहाँ तक उनकी लिमिट रह गई बस। तो यही तो लिमिटेशंस हैं। थर्ड क्या है पॉइंट, आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज वॉज प्लेस्ड फॉर अवे दीज एलिमेंट्स। अब आयरन दिखता मतलब ये लगता तो कोबाल्ट और निकल के जैसा ही है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल की जैसी आयरन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बट उन्होंने क्या करा, इस एलिमेंट को इससे दूर रखा, इस एलिमेंट को यानी आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा। तो ये इनकी एक और लिमिटेशन थी। फोर्थ लिमिटेशन थी, ही पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक ही स्लॉट में रखा है, 2 एलिमेंट्स को इन्होंने एक ही स्लॉट में रखा है।
तो बच्चों इसने क्या किया, इनकी एक और लिमिटेशन थी कि दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया दैट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जबकि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। और थर्ड पॉइंट में जो इन्होंने बताया, बताओ कोबाल्ट और निकिल के जैसा ही आयरन दिखता है, लेकिन उसे कहाँ रख दिया जाके, यहाँ रख दिया, कितनी दूर रखा जाके। तो इसीलिए इनकी लिमिटेशंस यहीं तक रह गई और ये भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और इसके बाद आते हैं कौन, मेंडलीव। तो बच्चों अब हम समझेंगे और जानेंगे मेंडलीव के बारे में। ये इन्होंने ना मतलब उन दोनों का तो इतना सक्सेस नहीं रहा, लेकिन मेंडलीव का यहाँ पर नाम हो गया। और मेंडलीव ने बड़ी मतलब अपने इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से इतना अच्छे तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का कि बस अब उनके नाम से ही पीरियोडिक टेबल को जाना जाता है। तो आइए जानते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है उनका, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो लाइन है इनकी बहुत फेमस लाइन है, उनके बारे में बहुत इन्होंने अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा। ठीक है जी। तो ये अभी तक तो खैर वो भी करते आ रहे थे कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से डॉविनियर ने भी लिया था और ऑक्टेव ने भी लिया था, न्यूलैंड्स ने भी लिया था। सेकेंड पॉइंट्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए जाएंगे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, इससे क्या होगा कि एक रेगुलर इंटरवल के हिसाब से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की मिलती चली जाएगी, तो इस तरीके से मैच करती चली जाएगी रेगुलर इंटरवल्स पर। थर्ड इन्होंने बताया कि उन्होंने अरेंज किया देन नॉन 63 एलिमेंट्स। अभी हमने जब क्या नाम है उनके बारे में पढ़ा था तो 56 थे, ये 63 एलिमेंट्स इन्होंने इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। फिर उन्होंने फोर्थ पॉइंट दिया, देयर वर 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 ग्रुप। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लाइन ये हो जाती है कि इन्होंने ना क्या नाम है 7 पीरियड्स जिनको हॉरिजॉन्टल रोज में बनाया गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके 7 हॉरिजॉन्टल इन्होंने क्या बना दिए, पीरियड्स बनाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से। तो इनको हॉरिजॉन्टल रोज, इनको जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इनको रोज बोला और जो वर्टिकल्स थे इनको कॉलम बोल दिया। तो इन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल्स को रोज बोला और जिसका नाम दे दिया कि पीरियड्स हैं ये, और जो वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको बोला इन्होंने क्या नाम है, ग्रुप। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया। तो बच्चों अब जानते हैं फिफ्थ पॉइंट को, ही वॉज डिस्कवर्ड दीज एलिमेंट्स लेटर ऑन देन। फिर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे जिनको बाद में डिस्कवर किया। अब इनको क्या नाम दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने जगह छोड़ दी। तो उन्होंने फिर एका बोरॉन, तो इस तरीके से उसको क्या नाम दिया, स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम जिसको नाम दिया गैलियम। एका सिलिकॉन जिसको नाम दिया इन्होंने जर्मेनियम। तो इस तरीके से जो उन्होंने बाद में डिस्कवर किए थे एलिमेंट्स, उनको उन्होंने नाम दिया इस तरीके से। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने फर्स्ट यानी कि मेरिट्स के बारे में हम जानेंगे कि उनकी खूबियाँ क्या थीं। खूबियाँ क्या थीं, तो मेंडलीव ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया था, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट क्या है, Mendel's periodic law predicted the existence of some elements
दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मैनलीव की पीरियोडिक लॉ ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, की कुछ मतलब एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, लेकिन वो उस समय डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे। तो जब बाद में उन्हें पता चला तो उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम।